नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड ओजोन डे, यानी विश्व ओजोन दिवस। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हम सभी जानते हैं 16 सितंबर को यह मनाया जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट को भी अगर अपने माइंड में रखें ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि एक बेहतर एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जब तक उसका जमीनी स्तर यानी कि ये कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पर जब तक उसका पूरा असर ना दिखे तब तक हम कह सकते हैं हमारा शिक्षा सफल नहीं होता है। ठीक है, किताबी ज्ञान होने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ठीक है, जब तक उसका उस पढ़ाई का, उस एजुकेशन का जब तक उसके व्यवहार में नहीं उतर जाता। ठीक है, तो पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। पढ़ाई का उद्देश्य हमारा ये भी है कि हमें एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बनने का भी एक माध्यम है, एक जरिया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या आपका ओजोन दिवस। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें ओजोन दिवस, हाँ, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। पहले बात करें 2025 की थीम क्या है? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। देखिए, कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में से भेंट होने ही वाला है, ये तो आप सभी जानते हैं। चाहे यूपीएससी से लेकर के आप एकदम छोटे से ग्रुप डी लेवल तक का एग्जाम हो, कहीं न कहीं आपको एक ना एक क्वेश्चन ओजोन लेवल से देखने को मिल ही जाता है। तो आप इस वीडियो को तो वैसे भी मिस नहीं कर सकते, और मैं ये गारंटेड करता हूँ कि इसमें कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपसे बचे ओजोन दिवस से। ठीक है, तो धैर्य बना के पूरा वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका थीम हमने देख ही लिया। शुरुआत में ही एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, आगे बढ़ देंगे। ठीक, इसको अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। थोड़ा सा हम ओजोन लेयर के बारे में भी जान ले, उसके बाद हम पूरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। ठीक है, जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, तीन की तीनों रेस, हालांकि ए बी तो आती ही है, सी भी आती। अभी हम तीनों पे बात करेंगे, तीनों अलग अलग होती तो क्या होता। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनिक प्रकाश की 90 से लेकर 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। यानी आप ये कह सकते हैं, आप 90 से लेकर 99% तक जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो हमारे ओजोन लेयर के द्वारा ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कि वहीं रोक लिया जाता है। अगर वो डायरेक्ट अर्थ पर आती तो शायद पृथ्वी पर लाइफ सस्टेन ही नहीं हो पाता, यहाँ पर संभव ही नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि वो एक तरफ से सबको डिस्ट्रॉय कर देती। फिर क्या कर रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है, यानी कि लगभग टोटल हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी ओजोन गैस प्रेजेंट है उसका 91% कहाँ प्रेजेंट है? हमारा स्ट्रेटोस्फीयर यानी ओजोनो स्फीयर में, यानी ओजोन मंडल में, यानी ओजोन परत में अवेलेबल है। ठीक है, आगे बात करें, यह मुख्यतः कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं, उसके निचले भाग में प्रेजेंट है ये। ठीक है, अब पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलता रहता है। ठीक है, इसका जो अगर हम बात करें आपके ओजोन लेयर की, ये मौसम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग भी इसका जो है ये चेंज होता रहता है। आगे बात करें, इसको किससे मापते हैं? हम डॉप्सन में मापा जाता है। ठीक है, किससे मापा जाता है? ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम क्या है? डॉप्सन। डॉप्सन क्या है? एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में डॉप्सन इकाई रखा गया है। ठीक है, ओजोन परत की खोज सबसे पहली बार कब की गई थी? 1913 में। फ्रांस के जो दो भौतिकविद थे, एक फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के क्या की थी? ओजोन परत की खोज की थी। कब की थी? 1913 में की थी। ठीक है, जहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी एक बार स्क्रीन शॉट ले लेंगे भैया, आगे चले। फिर चलिए आगे बात करें, ओजोन दिवस का इतिहास। ओजोन दिवस का देखिए क्या होता है, दरअसल 1970 में वैज्ञानिकों को खोज के दौरान पता चलता है कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। ठीक है, तब ये डेट देखते जाइएगा। ठीक है, जिसकी जानकारी उन्होंने दुनिया को दी। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में इसको लेकर चर्चा होने लगा। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, जब लोगों को पता चला कि नहीं, अगर हमारे ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है तो फिर भाई ये चर्चा का विषय ऑटोमेटिक ही बन जाना है। ठीक है, इसके बाद ओजोन परत की रक्षा के लिए
संयुक्त राष्ट्र और 45 देशों ने मिलकर के 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किया। ठीक है, इसके मुताबिक ओजोन परत की सुरक्षा के लिए सभी देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। यानी 1987 में, ठीक है, मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल होता है जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था कि हम सभी देश जो है, दुनिया के जितने भी देश, मैक्सिमम देश मिल करके जितना संभव हो सके हम ओजोन डिप्लीशन को बचाएं, ओजोन क्षरण को हम बचाएं। इसका सब मिलाकर ये उद्देश्य था, क्योंकि एक लोग के प्रयास से ये संभव नहीं है। जब तक सभी लोग मिलकर इस पर वर्क नहीं करेंगे, जब तक सभी लोग मिलकर इस पर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये चीजें संभव नहीं हो सकती हैं। फिर क्या, ओजोन परत के महत्व को देखते हुए 19 दिसंबर 1994 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि हर साल 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, कौन करता है ये? संयुक्त राष्ट्र महासभा घोषित करती है। इसके बाद 16 सितंबर 1995 में पहली बार आपका जो है मनाया गया था क्या? आपका ओजोन दिवस। ठीक है, यानी कि इसका जो नींव कहां से रखी जाती है? प्रति 1987 पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। फिर 1994 में इसको वही डिसाइड किया जाता है, फिर 1995 में इसको मनाया जाता है। वो सारी चीजें क्लियर होंगी यहां तक। आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। चलिए, अरे कुछ लोग सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा आज लुक चेंज है। लुक चेंज होने की वजह है क्योंकि पितृपक्ष का माह चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष के माह में थोड़े से कुछ कर्मठ होते हैं अपने पूर्वजों के प्रति, तो उस संदर्भ में। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप स्वयं समझदार हैं। चलिए आगे बात करते हैं, क्यों जरूरी है ओजोन परत का संरक्षण। ठीक है, ओजोन परत का भाई संरक्षण क्यों जरूरी, देख लेते हैं भाई। सूर्य से निकलने वाली किरणें हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे कैंसर और त्वचा संबंधी परेशानियां होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, अब यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं तीनों रेज की, है ना। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, तीन टाइप की रेज बेसिकली होती हैं। ठीक है, एक्चुअली ध्यान ये दे रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी हमारे अर्थ पर, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, ये सिर्फ दो ही आपके अल्ट्रावायलेट रेज हैं हमारे जो अर्थ पर आती हैं। अल्ट्रावायलेट सही ये जो है ये नहीं आ पाती। ये पूरा का पूरा हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जो प्रेजेंट ओजोनोस्फीयर है, यानी ओजोन मंडल के द्वारा इसको रोक दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। हालांकि सबसे कम हानिकारक अल्ट्रावायलेट ए, उससे अधिक अल्ट्रावायलेट बी। यानी अल्ट्रावायलेट से केवल प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ सकती हैं, इतना प्रॉब्लम हो सकता है। अल्ट्रावायलेट बी त्वचा कैंसर यानी आपके स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, ये पूरे अल्ट्रावायलेट से ये पूरे ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा यह अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है। यह चेहरे और त्वचा पर फाइन लाइन और झुर्रियों का कारण बनता है। इतना ही नहीं, बल्कि इन रेंज से आंखों में भी काफी नुकसान होता है। जाहिर सी बात है, आंखों की कमजोरी यानी हमारी रोशनी में भी कमी आ जाती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण लोग आसानी से किसी बीमारी और इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, यानी हमारे बॉडी के जो सोल्जर्स हैं उनकी संख्या कम हुई या वो कमजोर हुए, तो हमारा बॉडी भी ऑटोमेटिक गिर जाएगा। जैसे हमारे बॉर्डर के सैनिक कभी कमजोर पड़ जाएं तो हमारे देश पर ऑटोमेटिक कब्जा हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो सोल्जर्स कौन है, सैनिक कौन है? इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ा तो ऑटोमेटिक जो है तमाम प्रकार की बीमारी हमको घेरना शुरू कर देंगे। आगे हम बात करते हैं, चलो भाई, कैसे होगी ओजोन परत की सुरक्षा, क्या किया जाए भाई, कौन कौन से मेथड है। पहला यह है कि इसको बचाने के लिए वाहन, फ्रिज, एसी का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। ठीक है, करिए लेकिन कम करिए, जितना जरूरत हो उतना ही करें, अत्यधिक न करें। हर तरफ ज्यादा से ज्यादा जो है वृक्षारोपण किया जाए, है ना, पेड़ लगाए जाने चाहिए। फिर रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, गाड़ियों के टायर इत्यादि को कम जलाया जाए, यूज कम किया जाए। ये सारी और मेथड हैं जिनके माध्यम से हम इसके डिप्लीशन को कम कर सकते हैं। यहाँ एक फिगर है, चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं क्या एक्चुअली है ये। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसको मैंने जानबूझ के यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां से ध्यान देंगे। ये हमारा हो गया सन,
यहाँ पर कलर चेंज करें यार, एक ही कलर मजा नहीं दे रहा है ये। चलो ये हो गया सन हमारा, ठीक है। यहां से आ रही है आपकी क्या, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ हो गया, ठीक है। ये आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये तुम यहां आ जाओ, ठीक है। ये वाला लेयर जो आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो दिख रहा है, ये आपका है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ठीक, क्लियर है। ध्यान ये देना है कि जो ओजोन लेयर पाई कहां जाती है, आपकी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, इसी वाले लेयर में पाई जाती है। अब यहां सन से क्या आ रही है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, जो कि यहीं पर रोक दी जाती है, वो नहीं आती है, ठीक है। वो अर्थ पर पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि उसको यहीं पर रोक दिया जाता है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट ए और बी ही हमारे अर्थ तक पहुंच पाती हैं, ठीक है। ध्यान ये देना है कि हमारे एनवायरमेंट में भाई जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC जो रिलीज होती है हमारी एसी से, रेफ्रिजरेटर से, ये सारी जो गैसें रिलीज होती हैं, इसमें जो सबसे एक्टिव होता है वो क्लोरीन होता है। आप देख पा रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखिए ये क्लोरीन हो गया, तीनों मालिक क्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक है। आपको तीनों क्लियर जो दिख रहा है, इसमें से जो क्लोरीन होता है काफी रिएक्टिव होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ये क्या करेगा, जाकर ओजोन को क्या करेगा, ओजोन देख रहे हैं यहाँ O3, ओजोन का फार्मूला O3 होता है, आप जानते हैं, ठीक है। इसको क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, स्प्लिट करेगा, देखिएगा। अब ये क्लोरीन जाकर के यहां जुड़ जाए, देखिए ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए यहां ये क्या हो गया, आपका एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्या बना लिया, ये बना लिया क्लोरीन मोनोऑक्साइड। और ये देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2 को मुक्त कर दिया, यानी इसने O3 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, O2 में। और आपका ये कह सकते हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ठीक। अब ये सोचिए, ठीक है, ये जो O3 था यानी ओजोन गैस, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो वहां पर कंडीशन ये क्रिएट होगी कि हमारा ऑक्सीजन जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जाएगा, उसका खात्मा होता चला जाएगा। तो वो किस लिए हो पा रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हैं क्लोरीन, क्लोरीन किससे इसको थोड़ा सा, कहाँ गया भाई, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन हो गया, किसके किसके साथ रिएक्शन करता है, ये रिएक्ट करेगा यहां पर, यार ये कलर थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा, हाँ यहां पर लिखते हैं, क्लोरीन है ना, रिएक्ट विथ ओजोन, क्या करेगा, यहां पर बना देगा आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। आप देख पा रहे हैं ये जो क्लोरीन था ओजोन साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है, यानी कि O3 से O2 में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। और साथ ही साथ इधर बना दिया क्लोरीन मोनोऑक्साइड। यही रीजन होता है कि जो हमारा ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट हो जाता है या डिप्लीट हो रहा है। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।